हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग एक जो क्लास 10th में बच्चे हैं जो न्यू क्लास में हैं या जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज चैप्टर 1 का फिजिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो फिजिक्स 1 में जो जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ना है प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन में, उस ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो ये दोस्त आपका रहेगा पार्ट 1, ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका पार्ट 1 है, फिर हम लोग तुरंत पार्ट 2 लेकर के आ जाएंगे। तो आप लोग को जितना भी मिलेगा आप लोग कंप्लीट करते चलिए, ताकि आने वाली जो भी परीक्षा होगी उस परीक्षा में आप लोग को भार कम और समय रातें भर में भी उस सब पे फोकस ज़्यादा नहीं करना है। तो अभी से ही इस टाइम को बरकरार रखते हुए ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे। तो ये हम लोग पार्ट 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1, जिसमें आप लोग को 75 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे, जो कि आपका पार्ट 2 तक रहेगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? सूर्य से जो प्रकाश पुंज आती है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका समानांतर प्रकाश पुंज। जो सूर्य से प्रकाश आता है वो आपका होता है समानांतर प्रकाश पुंज। एकदम ध्यानपूर्वक अच्छे से समझते रहिएगा। दिक्कत होगी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स, जो मतलब नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? आप लोग पहले बताने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। और अभी से ही तैयारी एकदम बरकरार रखिए, ठीक है। तैयारी अगर अभी से रखेंगे तो लास्ट में आप लोग को भार कम पड़ेगा। तो किरणें का समूह को क्या कहते हैं? तो सभी दोस्त को पता हो, किरणें का समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों ना कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं, किरणों के समूह को किरणों पुंज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी का ही नाम काल्पनिक है, तो आभासी प्रतिबिंब होता है कैसा जी? तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 है, निम्न में आवर्धक शीश यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहा जाता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो आपका उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन से लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? ऐसा कौन सा लेंस है? अगर आप लोग क्लास में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो जिस समय टीचर आपको पढ़ाएंगे तो जरूर इसके बारे में आपको नॉलेज देंगे और बताएंगे कि लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब किस में बनता है, कौन लेंस में। तो वो दोस्त आपका बनता है उत्तल लेंस में, ठीक है। यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस में दोनों बनेगा, अवतल में सिर्फ एक प्रतिबिंब जो काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी f तथा क्षमता p होती, दोनों में सही संबंध क्या है? यदि लेंस की फोकस दूरी f हो और क्षमता p यानी कि पावर p है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा f गुना p = 1, यानी कि 6 का क्वेश्चन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इसका एक फार्मूला भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है ए p बराबर 1। एक मिनट इसको थोड़ा सा पेन, चलो, इसका फार्मूला होता है p बराबर 1/f, ठीक है। यही होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है f गुना p बराबर 1, तो क्या इसको आप लोग लिख सकते हैं ना जी, p बराबर 1/f। तो यही आपका दोस्त था इसका दोनों में डिफरेंस संबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रही है। तो देखिए यहाँ पे आपका f का मान दिया हुआ है 20, f का मान आपका दिया हुआ 20, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर पूछ रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे f बराबर r/2, f बराबर r/2। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए? 1 मिनट, लेकिन आपसे वक्रता त्रिज्या पूछा, रेडियस पूछ रहा है, तो समझिए यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, आपसे रेडियस पूछ रहा है ना, तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तब फोकस दूरी आपका 20 दिया हुआ, तो फोकस आप लोग 20 करिए। आपका r का मान पूछ रहा है, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे f बराबर r/2, f बराबर r/2। r का मान पूछ रहा है तो r छोड़ देंगे, तो f के जगह 20 भरेंगे, r को 8 छोड़ देंगे, बटा कितना 2। जब तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो r बराबर आपका हो जाएगा 40, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर आपको कौन दिख रहा है दोस्त? तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। कांच की समांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है, तो प्रथम अपवर्तन के साथ होगा। देखिए 8 क्वेश्चन कितना बड़ा देखने में लग रहा है। तो कांच की समांतर पट्टी पर अगर श्वेत रंग का प्रकाश तिरछी आपतित होती है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे कहीं ना कहीं विचलन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है? विचलन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? देखिए उत्तल लेंस में आवर्धन का जो मान होता है वो 1 से कम होता है, ध्यान रखेंगे।
एक मिनट यहाँ पे जो आवर्धन जो होता है, आवर्धन में जो उत्तल लेंस में आवर्धन का मान होता है हमेशा एक से क्या होता है, हमेशा एक से कम होता है। तो ऑप्शन में आपको कौन दिख रहा है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 1/2, ऑप्शन डी में अनंत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो 1 से आधा होगा, तो 1 से आधा ही है ना, बाकी सब 1 से ज़्यादा है। तो 1 से आधा मतलब 1/2 को हम लोग 0.5 लिखेंगे, जो कि 1 से क्या है, आधा है। तो 1/2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, अवतल दर्पण द्वारा आभासी भी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। अवतल दर्पण में बड़ा भी बनना चाहिए, सीधा भी होना चाहिए और काल्पनिक भी होना चाहिए। आभासी को काल्पनिक बोलते हैं। तो कहाँ पे उस वस्तु को रखना पड़ेगा, तो उस वस्तु को रखना पड़ेगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आप लोग पढ़े होंगे फिगर वाला, तो आप लोग को पता हो कि अवतल दर्पण में टोटल 6 फिगर बनता है, जिसमें से आप लोग को पता हो कि वस्तु को कहाँ पे कब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो ये 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के आवर्धन धनात्मक हो तो वस्तु की दूरी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नंबर इधर आपका दिख रहा होगा 10 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर से कम। तो देखिए तब जब भी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण में आवर्धन अगर पॉजिटिव है, तो आवर्धन जब पॉजिटिव है तो समझिए कि वह 10 सेंटीमीटर से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो कम रहेगा। नेक्स्ट है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बढ़ता है, आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दर्पण ध्रुव, फोकस के ध्रुव की ओर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है, तो उस वस्तु की प्रकृति क्या होगी। तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए डी, यानी कि वास्तविक और उल्टा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। 15 की ओर बढ़ेंगे, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, यदि अवतल दर्पण का आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा कि आधा बनेगा कि कम तीव्र बनेगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका बनेगा कम तीव्र बनेगा, अगर आधा पार्ट टूट गया तो इस कम तीव्र बनेगा। नेक्स्ट है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो इसका हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है वाटर का। ठीक है, वाटर का। आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, सब आपसे 2 क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक आप लोग को बताना और हीरा का अपवर्तनांक आप लोग को बताना है। कमेंट में नीचे जरूर करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री, जब लंबवत है तो 0 डिग्री। नेक्स्ट है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, काल्पनिक भी होता है। छोटा भी होगा, सीधा भी होगा, काल्पनिक भी होगा, यानी आभासी होगा। तो इनमें से आपका सही हो जाएगा, इनमें से डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, वायु में अभिसारी लेंस, वायु में अभिसारी लेंस है तो वायु में अभिसारी लेंस क्या होगा, कांच का अवतल लेंस कि कांच का समतल अवतल लेंस कि कांच का उत्तल लेंस कि इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्या बोला, अभिसारी, तो अभिसारी का मतलब कांच का उत्तल लेंस होना चाहिए, अभिसारी मतलब कांच का उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो सभी बच्चे को पता है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है दोस्त, ऑब्जेक्टिव एकदम कवर करते रहिएगा अभी से ही। जो आगे वाली परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो वो अभी से ही ऑब्जेक्टिव की तैयारी में लग जाइए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव एकदम वीडियोज़ रेगुलर आते रहेंगे और वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो जब भी अपलोड होता है आप लोग ज़रूर देखने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट होते होते भार आप लोग मत लीजिए, अभी से ही जितना भार लेना है ले लेंगे। ठीक है, तो भार ज़्यादा भी नहीं देंगे, धीरे धीरे ही लेवल बढ़ाएंगे, आप लोग को याद करते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे। एक मिनट, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता, तो प्रकाश की किरण जब मुड़ेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कि लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कि लेंस की समंजन क्षमता कि इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा प्रकाश की मुड़ना चाहिए, तो प्रकाश के मुड़ने के लिए लेंस की क्षमता यानी P = 1/f होना चाहिए, है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1 बार। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या आपकी 2 होती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बच्चे क्या बात है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है,
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे उत्तल लेंस होता है, ये आपका हो गया। यहाँ पे वस्तु जब F और 0 के बीच में वस्तु रख देते हैं, यहाँ से कट जाता है, निकल जाता है और पीछे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यही होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर अवतल और उत्तल में, अवतल उत्तल दर्पण में अगर डिफरेंस याद किए होंगे तो आप लोग को बात पता होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अपसारी कह रहा है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। और जैसी दर्पण में पूछेगा तो दर्पण में उल्टा हो जाता है। जिस प्रकार अभी अवतल को अपसारी कह रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे लेंस लिख देंगे तो अवतल दर्पण, जैसे यहाँ पे दर्पण आ जाएगा तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी कहने लगते हैं। ठीक है ना, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी कहने लगते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब लेंस और दर्पण में दोनों में उल्टा कॉम्बिनेशन चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? अपसारी होगा कि अभिसारी की समांतर की इनमें से कोई नहीं? तो 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि अभिसारी। चलिए 31 नंबर है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो ये हमेशा +1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका इधर लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 32 के अनुसार क्या होगा? तो 32 का बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि कौची पूछ रहा था, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। हाँ, तो आभासी किस में मिल सकता है? समतल दर्पण में तो आभासी बनता है, उत्तल में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, अवतल में आभासी ही बनता है। ठीक है, तो अब फिर इसमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला होना किसके कारण दिखता है? तो वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ती है, यानी विरल से सघन में, विरल से जब सघन में जाता है तो ये क्या होता है? तो विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो वो होता है दोस्त आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस की दूरी क्या होती है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? बताइए, ऑप्शन दे के बताइए। तो वो हमेशा मापाता है ध्रुव से। ठीक है, कहाँ से मापाता है? ध्रुव से। नेक्स्ट है, सघन माध्यम में विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, बताइए। तो सघन से जब विरल में जाएगा तो हमेशा जो आपतन कोण होगा वो अपवर्तन कोण से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा? छोटा, यानी कि अपवर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो अपवर्तन कोण देखिए कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपवर्तन कोण बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयुक्त नहीं होता? तो देखिए, लेंस बनाने के लिए ऑप्शन के अनुसार मिट्टी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में अगर मिट्टी है तो मिट्टी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 40 का क्या हो जाएगा? एक लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो आप लोग को क्लास में पढ़ाया गया था कि 1 डायोप्टर अगर बोला जाए इसका मतलब 1 मीटर। क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि 1 डायोप्टर बोले तो 1 मीटर, 1 डायोप्टर हमेशा 1 मीटर के बराबर ही होता है। तो ऑप्शन में देखिए पूछ रहा है 1 डायोप्टर किसके बराबर होगा? ठीक है, 1 डायोप्टर मतलब फोकस दूरी 1 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1 डायोप्टर का मतलब फोकस दूरी 1 मीटर। अगर 2 डायोप्टर है इसका मतलब ये 2 मीटर, यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 2 मीटर। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, जो कि मीटर में ना दे करके सेंटीमीटर में है। तो 1 डायोप्टर में बोल रहा था इसका मतलब 1 मीटर, और 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी 40 का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सी होगा।
41 से किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। बिंब मतलब वस्तु होता है, तो इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 41 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी कि 2f पर। ठीक है ना, 2f पर। चलते हैं 42 नंबर की ओर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, तो दर्पण का लेंस क्या हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों हो जाएगा अवतल। ठीक है, दोनों हो जाएगा अवतल, अवतल लेंस, क्योंकि लेंस में दोनों की फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है, चलिए कितना 44 हो गया ना। हाँ 40, अरे गड़बड़ है क्या, 42, अच्छा 43। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है दोस्त। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, सभी को पता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, लो आ ही गया 44। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होते हैं। 45 की ओर बढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो कि अभी इसी वीडियो में कुछ देर पहले करवाया गया था। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r, जो कि ऑप्शन नंबर ए, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है, तो एक उत्तल लेंस हमेशा, उत्तल लेंस का पहचान है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए यही आपका होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या देख रहे हैं कि किनारे पर का जो भाग है वो पतला है, किनारे पर का भाग क्या है, पतला, बीच में क्या है, मोटा है, लग रहा है पेट फेंका हुआ है, तो बीच वाला मोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट है 48, आपको क्या कह रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि v बटा यू। ठीक है, आवर्धन बराबर v बटा यू। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को बताना है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा जी, एफ बराबर आर बटा 2। ठीक है, एफ बराबर आर बटा 2, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो क्या आप लोग इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो लिख सकते हैं आर बराबर 2f, तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर तो आपका ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा के आप लोग को देता है। ठीक है, हर बार में लगेगा कि आप लोग सी मार देंगे, सी भी एक जैसा लग रहा है और डी भी लग रहा है कि वही है, लेकिन ध्यान में आप लोग जरूर रखेंगे। 50 है, हम लोग चल गए हैं अर्धसतह की ओर पहुंच चुके हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग निर्गत कोण। 51 चलते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता अभी कुछ देर पहले बताएं कि 1 मीटर जहां बोलेगा इसका मतलब 1 डायोप्टर, चाहे 1 डायोप्टर बोलो तो 1 मीटर है, एक के बराबर क्या होता है फोकस। तो आपसे क्या बोला, 1 मीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इस क्षमता क्या होगी, तो डायोप्टर में ही क्षमता होता है ना, तो आपका 1 डायोप्टर ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1 मीटर तो 1 डायोप्टर, 2 मीटर 2 डायोप्टर, 3 मीटर 3 डायोप्टर, इस प्रकार से होता है। और ध्यान रखेंगे हमेशा क्षमता मीटर में ही होता है, सेंटीमीटर में पूछेगा तो उसको चेंज करके दे देगा। ठीक है, चलिए 52 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो जब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, किस जगह पर वस्तु को रखा जाए तो ऐसा हालात हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो वो रखाएगा दर्पण और उसके मुख्य फोकस के बीच में। जैसे ही रखेंगे तो जो प्रश्न है वैसा आप लोग का फिगर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन 53, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा, सीधा और छोटा बनता है, तो बनता है दोस्त उत्तल दर्पण में। दर्पण पूछ रहा है, लेंस नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण अभिसारी की अपसारी, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जो लेंस में होता है इसका उल्टा दर्पण होता है, तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी कहेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 55, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक एवं छोटा होता है। ठीक है, काल्पनिक एवं क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इधर दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी इन सभी दर्पणों द्वारा। तो 56 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा। सब प्रश्न देखने में एक जैसा ही लग रहा होगा, तो इसी चलते आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बढ़िया से आप लोग जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो 57 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
58 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण की बात आ गया तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक ही बनता है, ध्यान में रखेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। देखिए सब क्वेश्चन पिछले वाला रिपीट होते आ रहा है, ठीक है ना, पीछे भी क्वेश्चन था वही क्वेश्चन नीचे भी रिपीट हो रहा है, तो आप लोग गड़बड़ मत करिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है अवतल दर्पण से। लीजिए ऑप्शन तो यहीं पे आप लोग को देखने को मिल गया, अवतल दर्पण से। नेक्स्ट चलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें आप लोग को बहुत फायदा है कि याद जल्दी हो जाएगा। और पहले जो क्वेश्चन देख लेंगे तो इस प्रश्न में जवाब आप लोग खुद देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब ही होता है सीधा। देखिए बड़ा छोटा अलग बात हो गया, काल्पनिक रहेगा तो बड़ा भी बन सकता है, काल्पनिक रहेगा तो छोटा भी बन सकता है, लेकिन काल्पनिक में हमेशा सीधा बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वास्तविक में उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब। देखिए किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। जब आप लोग डिफरेंस लिखवाया गया होगा तो आप लोग को पता होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जब डिफरेंस लिखवाया होगा तो देखेंगे कि वहाँ पे फोकस दूरी धनात्मक होती है, जो कि आपका उत्तल दर्पण की होती है। चलते हैं 63, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच को क्या कहते हैं, तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फोकसांतर कहते हैं। 64 है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के बीच। देखिए फिर क्वेश्चन वही रिपीट आ गया, अब इसमें भी आप लोग गलती करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रश्न घुमा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफा दे रखा है ए बराबर आर बटा 2, उसमें आर बराबर 2f था, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है ऑप्शन को, ठीक है। चलते हैं 65 की ओर। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए आपका हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में क्या प्रयोग होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण की ही बनी होती है। 68 है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगर रोगी के नाक, कान, गला ये सब चेक करना है तो डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 69, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाए। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी और हवा में इसकी फोकस दूरी, दोनों में अगर फोकस दूरी बना है तो किसका फोकस दूरी कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो पानी में जो डूबा हुआ उत्तल लेंस रहेगा और हवा में जो इसके फोकस दूरी रहेगी, इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जब बिंब कहाँ होगा, फोकसांतर के कम दूरी पर रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता हमेशा फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। आप लोग को पता होगा कि P बराबर 1/f, यही ना पढ़े हैं, P बराबर 1/f। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो आपका 1/f यानी कि फोकस दूरी के उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल लेंस में जब बिंब को यानी वस्तु को f और 2f के बीच में रखा जाएगा तो वो हमेशा आपका बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो 74 को देखने से आपको लग रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे, मतलब इस प्रकार से आपका घिरा रहेगा, तिरछा, इसी को बोलते हैं वक्र। देखिए तो घिरा हुआ उसको क्या कह रहे हैं, गोलीय लेंस कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो 75 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आपका 75 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग को जितना भी वीडियो अपलोड होगी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, और आप लोग को इसी प्रकार शानदार ऑब्जेक्टिव का क्लास, सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन जितना हम लोग से बनेगा हम लोग पूर्णतः कोशिश करेंगे कि आप लोग के पास हमेशा सभी क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहे जो भी प्रश्न रहेगा आप लोग को सामने प्रस्तुत किया जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग तब तक इसके लिए पार्ट 2 लेकर के जल्दी आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।